द्वैत शासन की व्यवस्था क्या थी, किस तरह से डायरकी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, और उसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जिसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग लास्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, वो देखने जा रहे हैं कि जो डायरकी है, हालांकि वो सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसकी कुछ इम्पोर्टेंस हम लोग बता सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंस क्या है, उसी को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंडियंस की जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स के अंदर हम लोग चाहते थे कि हमको पार्टिसिपेशन मिले, यानी कि भारतीयों की सहभागिता शासन के अंदर बढ़े। और ये डिमांड्स जब बढ़ती गई तो 1919 के एक्ट ने न केवल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसके अंदर इंडियंस के नंबर बढ़ाए, उनके ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व था भारतीयों का, उनकी संख्या बढ़ाई, बल्कि जो प्रांतों की विधायिकाएं थी उन प्रांतों की विधायिकाओं में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्याओं में वृद्धि की गई। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन था वो रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा ही, लेकिन साथ ही साथ डायरकी के अंदर जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया था, दो तरह के सब्जेक्ट्स रखे गए, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो सौंपे गए वो इंडियंस के जो मिनिस्टर्स थे उनको सौंपे गए, और उन काम को करने के लिए उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया एक तरह से जो प्रांतों की विधायिकाएं थी, जो लेजिस्लेचर थे, उनके प्रति। तो हम लोग चाहते ही ये थे कि जो शासन, निरंकुश शासन अंग्रेजों ने स्थापित किया था, उस निरंकुश शासन के स्थान पर एक जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की स्थापना होनी चाहिए। तो वो हमारी डिमांड कुछ हद तक, जिसको हम पहले भी कह रहे हैं कि पार्शली या आंशिक रूप से हमारी ये बात मान ली गई, और ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने का काम ब्रिटिश डायरकी के अंदर किया गया। तो ये पहला एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम डायरकी का बता सकते हैं कि डायरकी का इस कारण से एक महत्व है कि उसने उत्तरदायी शासन की दिशा का मार्ग प्रशस्त किया फ्यूचर के लिए। ये उसका उसकी पहली उपयोगिता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हम लोग एक और बता सकते हैं वो है लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई। डायरकी के अंदर लेजिस्लेचर्स के नंबर्स बढ़ाए गए, उसको कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक किया गया। हम लोगों ने बात की थी कि जो बड़े बड़े प्रांत थे वहां पर मैक्सिमम 140 मेंबर्स रह सकते हैं, और जो छोटे प्रांत थे वहां पर 60 मेंबर्स रखने का प्रोविजन रखा गया। तो ये जो नंबर इंक्रीज किया गया, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश शासन के साथ जोड़ा जाए, या इसका अदर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासन में भागीदार बनाया जाए। एक तरह से ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। हम इसको इस सेंस में भी समझ सकते हैं, अगर हम सकारात्मक रूप से बात करें तो पॉजिटिव रूप में ये जो व्यापकता या कॉम्प्रिहेंसिवनेस की गई इन लेजिस्लेचर्स की, उसके कारण भारतीयों, अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में भाग लेने का, कि विधायिकाएं क्या होती हैं, कैसे उनके फंक्शंस होते हैं, कैसे पॉलिसी बनती है, इन कामों को करने का एक अनुभव हमको भारतीयों को प्राप्त हुआ डायरकी के माध्यम से। तो कॉम्प्रिहेंसिव तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ इसको अधिक रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया। हम लोगों ने बात करी थी कि जो विधायिकाएं थी, उन विधायिकाओं का जो ऑर्गेनाइजेशन तय किया गया डायरकी के अंदर, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दो तरह के मेंबर्स होते थे। इलेक्टेड मेंबर्स तो जनता के द्वारा चुने जाते थे, हालांकि जो निर्वाचक मंडल थे, जो इलेक्ट्रोड्स थे, उन निर्वाचकों का जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। पैसे वाले या एजुकेटेड लोग ही वोट्स दे सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्टेड मेंबर्स की जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम्स, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, दलित, इन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ विधायिकाओं के अंदर। तो एक तरह से जो लेजिस्लेचर्स थे कंपेयर टू 1909 के एक्ट से, उसके कंपेयर में ये और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर बनी। तो विधायिकाओं के संदर्भ में हम दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तो हुई, साथ ही साथ इनको अधिक रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया। और तीसरी एक और बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं वो है इसके पावर्स को इंक्रीज किया गया। डायरकी के अंदर ये तय किया गया कि जो लेजिस्लेचर हैं, वो लेजिस्लेचर अब जो प्रोविंशियल लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रांतीय सूची के विषय, उन विषयों पर प्रश्न भी पूछ सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उनकी क्रिटिसाइज भी कर सकती है, ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज भी कर सकती है। मतलब अपना व्यूज रखने का राइट इंडियंस को मिला। साथ ही साथ
पहली बार 1919 के अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बजट को मतलब अलग अलग किया। अभी तक 1919 के एक्ट के पहले क्या हो रहा था, एक ही बजट बनता था जो सेंट्रल की लेजिस्लेचर बनाती थी, और उसी बजट में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका भी पार्ट इंक्लूड रहता था। लेकिन पहली बार डायरकी के अंदर ये राइट्स मिला कि प्रांतों के बजट जो है वो प्रांतों की कार्यपालिका और प्रांतों की विधायिकाएं मिलकर बनाएगी, तो बजट पर भी अपनी बात रखने का अधिकार प्रांतों की विधायिकाओं को मिला। तो ये एक और पॉजिटिव चेंज हम बता सकते हैं डायरकी के अंदर, कि जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर बड़ा हेरफेर किया गया, पॉजिटिव हेरफेर गया, और वो चेंजेस इन लेजिस्लेचर्स को कॉम्प्रिहेंसिव भी बनाता है, रिप्रेजेंटेटिव भी बनाता है, और कंपेयर टू प्रीवियस एक्ट और पावरफुल भी बनाता है। तो ये दूसरी उसकी यूटिलिटी या हम उसकी दूसरी इंपोर्टेंस बता सकते हैं। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि डायरकी के अंदर या 1919 के एक्ट ने ये जो नया प्रोविजन किया उससे वोटिंग राइट्स भी इंक्रीज हुआ। वोटिंग राइट्स मतलब पहले 10% लोगों को वोटिंग राइट्स प्राप्त था, लेकिन अब उसका नंबर इंक्रीज होकर 17% हो गया। तो ये जो नंबर बढ़ा उससे लोगों में, आम लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई कि कैसे और किन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, क्या इश्यूज हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव चुनने के। तो जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग डेमोक्रेसी के अंदर मिलनी चाहिए वो लोगों को मिली। हालांकि उनका नंबर, उनका परसेंटेज बहुत कम था, लेकिन अगर पहले की तुलना में हम बात करें तो वो नंबर इंक्रीज हुआ। तो कुछ ज्यादा मात्रा में भारतीय अब राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हुए, उनमें ज्यादा अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आई पॉलिटिकल कंसर्न को लेके। तो ये एक और डायरकी का हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं कि इसने मताधिकार का विस्तार किया और उस विस्तार से लोगों में राजनीतिक चेतना और जागृति का सूत्रपात हुआ। एक अगली बात और जब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डायरकी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो डायरकी ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने का काम किया। अभी जो हम प्रीवियस पॉइंट में बात कर रहे थे वो आम लोगों के कंसर्न से बात कर रहे थे, लेकिन अब जब हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वो गवर्नेंस से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। हम लोगों को पता है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स पे तो काम कर रही थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिस पर गवर्नर हेड था, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित विषय, उन हस्तांतरित विषयों पर भारतीयों के द्वारा काम किया जा रहा था। इससे पहले भारतीयों को अधिकार नहीं था कि वो किसी विषय पर कानून बनाए या किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसकी बारीकियां क्या है, उन सब चीजों का अनुभव और ज्ञान 1919 के पहले नहीं था। लेकिन डायरकी ने एक अपॉर्चुनिटी दी इन इलेक्टेड मेंबर्स को कि किस तरह से शासन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद किस तरह से आप अपना आउटपुट या इनपुट दोनों अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और अपनी नई पॉलिसी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इस पूरे डायरकी के सिस्टम में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको प्राप्त हुए। तो ये एक और हम अगली बात बता सकते हैं, है ना। एक आखिरी बात इसके बारे में हम और बता सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डायरकी का एक अच्छा प्रभाव रहा। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हम लोग समझते आए हैं कि जो यूरोपियंस लोग थे वो ब्यूरोक्रेसी को चला रहे थे, गवर्नर का कंट्रोल था, और जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे हायर पोस्ट पे, सेक्रेटरी लेवल के या उसके केवल जो लोअर लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, पब्लिक सर्वेंट्स थे, उनमें कुछ इंडियंस थे, बाकी सब यूरोपियंस थे, और वो गवर्नर के इंटरेस्ट को या ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर इंडियंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने काम करना शुरू किया तो कुछ मात्रा में इस एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट इंडियंस को मिला। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये महसूस किया कि किस तरह से जो पॉलिसीज हैं जो इंडियंस के द्वारा बनाई जा रही हैं उसको किस हद तक इंडियन पर्सपेक्टिव में ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो जो प्रशासन का रवैया है उस प्रशासन के रवैये में भी थोड़ा जो लिबरलनेस आनी चाहिए, जो उदारता आनी चाहिए, वो उदारता आई, और हम कह सकते हैं कि शासन थोड़ा परिपक्व या मैच्योर हुआ। तो प्रशासन का दृष्टिकोण भी डायरकी के माध्यम से बदला। तो ये 5 बड़े बड़े एस्पेक्ट जो हैं वो हम लोग बता सकते हैं कि डायरकी के कारण हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर आए। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ डायरकी की इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है।